नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का प्रैक्टिस पेपर राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सेकंड पेपर है, प्रैक्टिस पेपर सेकंड है। इसके पहले हमने फर्स्ट भाग को भी हल करवाया था। विद्यार्थी के लिए जो निर्देश यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न दिए हैं। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प एबीसीडी हैं, जिनमें केवल एक ही सही उत्तर है। इसका एक का सही उत्तर दिया हुआ है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके बाद में हम देखें विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तक में कर सकते हैं। और आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा है। एक घन की एक वर्ग फलक, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन की एक वर्ग फलक का तात्पर्य है कि जो ए स्क्वायर है, मान लीजिए घन की जो फलक है वो ए होती है, तो हमने वाला वर्ग फलक, तो ए स्क्वायर बराबर हमको दिया है 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। हमारे पास ए स्क्वायर का मान 6 दिया हुआ है, तो हम 6 गुणित यहाँ पे 6 रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर की घात 2, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आइए अब देखते हैं एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया। ठीक है, जैसा कि नीचे दिखाया गया। देखिए यह वर्गाकार कागज है, ठीक है। इसको इस प्रकार से यहाँ फोल्ड किया जा रहा है। तो क्या प्रश्न पूछता है कि जब कागज़ को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होगी। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमारा वर्गाकार कागज, इसकी 4 भुजाएं हमको दी गई है। अब कोनों से इसको इस प्रकार से काटा जा रहा है, तो आप देखिए जब कटने के बाद इसे खोला जाएगा तो ये यहाँ से ऐसा इसी प्रकार ये यहाँ से ऐसा कटा हुआ मिलेगा। ठीक है, कटा हुआ मिलेगा तो हमारी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 8 भुजाएं हमको मिलेगी यहाँ पे। इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला सही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, 2 बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, पर उनका जो आयतन है वो क्या है, बराबर है। उन बेलनों के आधारों का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमको ला करके दिखाना है। देखिए हमने इस प्रश्न को यहाँ हल किया है। दिया है 2 बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 मान लेते हैं, वो हमको 1/2 समीकरण नंबर इसको 1 नाम देंगे। उसने कहा है कि उनका आयतन बराबर है, और पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन। हम जानते हैं जो आयतन का सूत्र है वो πr²h, तो हमने r1h1 और r2h2 मान लिया है। पाई से पाई हमने कर दिया है कैंसिल, और यहाँ पर h1 के बटे में h2, और इसी प्रकार ये r1 बटे में चला गया इधर, तो r1² बटे r2² बटे r1, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया है। और h1 बटे h2 का जो मान 1/2, उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। अब वो हमें ये कह रहा है कि बेलन के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, πr1² बटे πr2, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल मतलब वही वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ r1 r2 के साथ में हम लिख देते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल। अब आप देखिए कि r2² बटे r1² बराबर h1/h2 है, तो हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे 2, मतलब इसका उल्टा हो जाए, समीकरण 2 का अंश बटे हर हो जाए, तो ये h1/h2 जो हो जाएगा वो h2/h1 हो जाएगा। और h2/h1 का मान समीकरण 1 से हम रखें तो वहाँ 1/2 है, तो ये उसका उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर बी वाला हमारा मिल जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियाँ बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की संख्या क्या संख्या दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 17,175 को यदि हम देखें तो 17,175 कम हो रहे हैं यहाँ पर सीधे, और यहाँ पर 25 बढ़ाने से 200 के करीब आ रहा है। मतलब इसको लगभग जो सैकड़े के करीब अगर ले जाया जाए तो 75 और 200, 175 और 200 का लगभग अंतर कमी है, तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है। गोलियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या जो है 16 सेंटीमीटर वाला, मतलब एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या हमको दी है 16 मान लेते हैं। जो बड़ा वाला गोला है वो r है, उसकी हमको 16 त्रिज्या दी गई है। और छोटा जो गोला है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है, और हमको 4 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दी गई है। अब गोलियाँ की संख्या हम क्या होगी, हमने मान लिया गोलियों की संख्या जो है वो 100 हो जाती है।
ठीक है। अब इस प्रकार से गोलियों की संख्या यदि x है तो हम कहेंगे कि x बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन हम आयतन का सूत्र जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बटे छोटे गोले का आयतन वो भी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब 4/3 से 4/3 और पाई से पाई हमारा हो जाता है कैंसिल, तो हमें आर क्यूब बटे आर की घात 3, छोटे स्मॉल आर की घात 3, आर क्यूब मतलब हमें 16 गुणित 16 गुणित 16 में 16 को 3 बार लिख देता हूँ। और स्मॉल आर के लिए है 4 गुणित 4 गुणित 4, क्योंकि स्मॉल आर का मान हमें 4 दिया हुआ है। 4 चौको 16 और फिर ये 4 चौको 16 और 16 से 4 का गुणा करेंगे तो 64, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है 3x - 7 भागित 2x बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम यदि हल करें तो 3x - 7 के बटे में 2x लिख देते हैं, बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2। इसका क्रॉस गुणा यदि करेंगे तो 3x - 7 = 4x हो जाता है। ठीक है, अब माइनस का 7 ऐसे ही रहने दें यदि, और 4x 3x उधर गया तो माइनस का 3x हो जाता है। इसे यदि हल करें तो यहाँ पर 4x में से 3x गया तो x बचा और बराबर आया माइनस का 7। तो ये हमारा माइनस का 7 जो है ए वाला ऑप्शन सही आता है। प्रश्न क्रमांक 7 है समीकरण x² + 7x = 12 को हल कीजिए। तो मान लेते हैं x = ये 0 है, इसके टुकड़े करेंगे x² 4x + 3x + 12 4 3 12 और जोड़ेंगे तो 7, x लेंगे कामन बराबर 0 है, x कामन लेंगे तो x + 4, 3 कामन लेंगे तो x + 4 बराबर 0। यहाँ से x + 4 बराबर 0 या x + 3 बराबर 0 हो जाता है। तो x + 4 बराबर 0 हो तो x = हमें क्या मिलेगा माइनस का 4, और यदि ये 3 जो है 0 के बराबर तो हमें माइनस का 3 मिलेगा। और ये कहाँ पर आ रहा है हमारा माइनस का 4 माइनस का 3, सी वाला ऑप्शन आता है। तो इस प्रकार हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप इनमें से कौन से। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब हमें ये देखना है जो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं कि किन त्रिभुजों का जो योग है वो 180 के बराबर आता है। देखिए ये 90 आ रहा है टोटल, इसी प्रकार ये 120 120 240 के करीब हो रहा है, ये 90 और 90 180 और ये 100 हो रहा है, जबकि ये 120 और 30 और 30 60, मतलब ये हमें 180 आता है। इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पर ही 180 प्राप्त होता है। आगे बढ़ें, प्रश्न क्रमांक 9 देखें। नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे, उनमें से उसने x घड़ी पर खर्च किए, 200 रुपये में खाना खाया और नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बटुए के में बचे हुए रुपयों के लिए सही दर्शाता है। फिक्स 1800 रुपये थे और 1800 रुपये से में से 200 रुपये उसने खाना खाया, ये हमें पता चल रहा है। तो 1800 में से 200 कम कर दे तो बचे हमारे पास में 1600। अब 1600 में से उसने 100 रुपये की घड़ी में खर्च की है, तो अब x हमें पता नहीं, तो हम लिखेंगे x कम करना है 1600 में से, और ये हमें कहाँ मिल रहा है ए वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार हमारा ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सही दर्शाता है। 10वां प्रश्न हमारा है, एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थी, हर पंक्ति में 40 सीटें थी। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थी, यह पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है 30 पंक्तियाँ और हर पंक्ति में 40, तो 30 में 40 से गुणा यहाँ हो रहा है सी वाले में, और उसका उत्तर आ जाएगा 1200। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाता है। 11वां प्रश्न है, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या क्या है 6 गुना, मतलब गुलाब के फूल 6 गुना है चंपा के फूल से। अगर आर गुलाब है और एल क्या है चंपा है, मतलब ये गुलाब के जो फूल है उसके लिए आर को दर्शाया गया है और चंपा के फूल के लिए यदि एल से दर्शाया गया, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए का वर्णन करता है। इससे पहले हम देखें, चंपा मतलब एल और गुलाब मतलब आर। ठीक है, चंपा का मतलब तो एल है और गुलाब का मतलब क्या है आर। तो गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है किससे, चंपा के फूल से, तो चंपा के फूल में गुणा कर देंगे 6 का, तो यहाँ आर बराबर 6L, जहाँ जो कहाँ आ रहा है यहाँ पे ए वाला, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है, निम्न में से कौन सा व्यंजक पूरी तरह से विभाज्य है। देखिए यहाँ पर x - y का भाग जाना चाहिए, पहले वाले में तो नहीं जाएगा, ये x² + y यहाँ भी नहीं जाएगा। तीसरे वाले को अगर हम हल करें तो x² - xy और -x + y दिया है, इसको अब हल करें तो x कामन लेंगे, x कामन लेंगे अंदर बचेगा x - y, यहाँ से माइनस का 1 कामन लेंगे तो अंदर बचेगा x - y। x - y दोनों जगह से अगर हम कामन लेंगे
तो x माइनस वाई और ये बचेगा x माइनस वन। अब इस वाले पद में x माइनस वाई से यदि हम भाग देते हैं, इससे हम भाग देते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस वन, मतलब भाग चला गया पूरी तरह से, इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन जो है सही वाला होगा, सी वाला सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पशु आश्रय ने 6.15 लाख रुपए में वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर जो है पहले इतने पैसे 1,50,000 1.5 लाख रुपए दे चुका है। आश्रय ने घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। ठीक है, यहाँ पर कितने में खरीदी है वैन उसने? 6 लाख, 6.25 लाख, मतलब 6.15 लाख, इस रूप में इसको लिखा है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखें और इसमें से क्या कर दें, जो हमने जमा राशि है, जमा हमने की है, वो हम इसको माइनस करके लिखते हैं। क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा 0 0 0, ये 5 और यहाँ पर ये 6 और ये 4। अब इसे इस रूप में लिखा जाए लाख के रूप में, तो हमारा आएगा ये 4.65 लाख रुपए, मतलब 4,65,000 रुपये, मतलब इसका ऑप्शन क्या जाएगा? डी वाला आ जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, 6.807 गुणित 10 की घात 10 पाने के लिए आप 6.807 गुणित 10 की घात 6 को किस संख्या से, मतलब इसमें किससे गुणा करें कि हम ये आ जाए, तो हम क्या करेंगे? 6.807 गुणित 10 की घात 10 में 6.807 गुणित 10 की घात 6 का भाग लगा देते हैं। देखिए ये अंक पूरे के पूरे इससे कैंसिल, और 10 घात में से 6 घात कम हो जाएगी, तो 10 की घात 6 इसमें से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा 4 घात, मतलब 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 1 क्या के 4 शून्य, और वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी वाला। अतः हमें उसका उत्तर मिल जाएगा डी। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR दिखाया गया है जिसमें ST और PR समांतर है, मतलब ये जो आपका ST भुजा रेखा है और PR जो है समांतर है। अब आपसे क्या पूछता है? QST का क्या माप होगा, मतलब QST जो है ये वाला कोण आपसे वो पूछता है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो दोनों रेखाएं समांतर हैं और इसने ये रेखा काट रही है, तो इस प्रकार से 70 ये अगर ये है तो ये भी 70 हो जाएगा। संगत कोण होने से क्या हो जाएगा? ये वाला T वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। अगर यदि ये 70 का हो गया तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा त्रिभुज हमारा है ये 180 का होता है। टोटल इसका योग कितना होता है? 180 होता है, मतलब इन दोनों का योग तो कितना है? 120। चलो 120 कम कर देते हैं तो हमें एस मिल जाएगा, जो हमारा एस वाला हमसे पूछा जा रहा है, QST जो हमसे पूछा जा रहा है, ये मिल जाएगा। 180 में से 120 कम कर देते हैं, मिल जाएगा कितना? 60 डिग्री। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लंबाई है 10 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लंबाई, यह लंबाई बेलन की लंबाई 7 पर एज से होता है। चलिए एज बराबर हमको 10 सेंटीमीटर हो गया। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब हम जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr और r+h, ठीक है। यहाँ पर हमें पाई का मान भी रखना है, 2 × 22/7 पाई का मान। आर का मान हमें दिया है 7, हमने 7 निकाला है। और इसके बाद में r+h, अब r+h है मतलब 7 धन 10। ये सरल करें हम तो ये 7 से 7 हमारा हो जाता है कैंसिल। 22 × 2 ये 44 और 10 और ये 17। इसका यदि हम गुणा करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? इसका गुणा करने में आ जाएगा 748 सेंटीमीटर की घात 2, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं। जो बस में कुल यात्री हैं उसका 1/3 भाग यात्री जो है वो खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बस में बैठे हुए हैं, मतलब जो 60 यात्री बस में सीट पे बैठे हुए हैं। तो बस में कुल कितने यात्री हैं ये हमको पता लगाना है। अब मान लेते हैं कि बस में जो यात्री है उनकी संख्या x है। कितने यात्री हमने माना यात्रियों की संख्या x है, ठीक है। तो x का 1/3 भाग खड़े हुए हैं, 60 यात्री बैठे हुए हैं और कुल यात्री हैं x, ठीक है। कुल यात्री कितने हैं? x। 1/3 भाग खड़े हैं, 60 यात्री बैठे हुए हैं। इसे सरल करें यदि तो
इसको सरल करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स इधर आए माइनस का एक्स बराबर माइनस के 60 हो जाते हैं। अब यहाँ इसको सरल करें यदि तो 3 आएगा एलसीएम एक्स माइनस के 3x बराबर -60, तो माइनस का 2x बराबर -60 गुणित 3 का इधर गुणा कर देते हैं, माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, तो x बराबर 60 गुणित 3/2, तो x बराबर हो जाएगा 60 कैंसिल हो जाएगा 2 से 30 बार, तो ये हो जाएगा 90। x बराबर हमको मिलेगा 90, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें और बताएं कि अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो 4 आकृति जो है, आकृति नंबर 4 ये वाली, और 5 जो आकृति 5 अगली होगी कि बिंदु की संख्या में कितना अंतर होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पहली जो आकृति है उसमें 1 बिंदु दिया गया है, दूसरी आकृति है उसमें कितने बिंदु दिए गए हैं, 5 बिंदु दिए गए हैं, तीसरी आकृति में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12, इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए 1 5 12, इसको अगर गिने तो 22, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो इनका डिफरेंस आएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस निकालें डिफरेंस आएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस निकालें डिफरेंस आएगा 10, और डिफरेंस निकालें तो 3 7 4 का इसका डिफरेंस 3। अगला अंक क्या हो जाएगा, 3 अगर यहाँ लाना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 13, जब 3 आएगा, और 13 यहाँ लिखेंगे यदि तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35, मतलब अगले वाले जो अगला आकृति नंबर 5 जो होगी उसमें 35 बिंदु होंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 13 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी हमारी 13 की, 13 अधिक होंगे, कितना अंतर प्राप्त होगा 13 का, क्योंकि 35 और 22 का अंतर आ जाएगा 13। इस तरह से इसका ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थी, बिल्कुल बराबर बराबर लंबाई की रस्सियाँ थी। ठीक है, अतुल ने अपनी रस्सी के 6 समान टुकड़े किए, मतलब 6 समान टुकड़े किए किसने, अतुल ने, 6 बराबर भागों में अतुल ने बांटा। जॉन ने अपनी रस्सी के 3 बराबर टुकड़े किए, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 बराबर भागों में बांटा, और सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 बराबर भागों में बांटा। तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है, ऐसा मान लेते हैं, चलिए ये बराबर लंबाई की रस्सियाँ, ठीक, बराबर लंबाई की रस्सियाँ मान लेते हैं। अतुल ने 6 टुकड़े किए हैं, चलिए ये 6 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। जॉन ने अपनी रस्सी के 3 टुकड़े किए, ये लो साहब 3 टुकड़े हो गए। बिन्नी ने 5 टुकड़े किए, 1 2 3 4 और ये 5 टुकड़े हो गए बिन्नी के। और सिकंदर ने जो है अपनी रस्सी के 4 समान टुकड़े किए हैं, चलिए ये 4 समान टुकड़े हो गए सिकंदर के। अब वो आपसे कहना चाहता है कि भैया सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसका है, तो भाई जिसने कम टुकड़े किए होंगे, 3 सबसे कम यहाँ पे जान के हैं, जिनने 3 समान टुकड़े किए हैं, तो बस यहाँ पर इसका आंसर हमारा आ जाएगा जान वाला, मतलब ये वाला, ये जो टुकड़ा है हमारा, ये सबसे बड़ा टुकड़ा है, हर टुकड़े से बड़ा टुकड़ा है दिखाई देता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला। जिस वृत्त की परिधि 9 पाई, 20वां प्रश्न है हमारा, 9 पाई सेंटीमीटर, उसका व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि है 9 पाई सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, वो हमको दिया है 9 पाई, पाई से पाई हमारा कैंसिल, तो 2r बराबर 9। और व्यास क्या होगा, हम जानते हैं कि जो हमारा व्यास का सूत्र है वो क्या होता है, व्यास का सूत्र होता है d बराबर 2 गुणित त्रिज्या, और तो हमें 2r का मान तो ऑलरेडी 9 ही गया है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा d, 9 सेंटीमीटर। नीचे दिए गए रेलवे ट्रैक की व्याख्या को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ट्रैक 1 ये है, ट्रैक 2 ये ट्रैक 2 है, ट्रैक 3 है, और ये ट्रैक 4 है, इसको डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा ट्रैक ट्रैक 1 के लंबवत है, कौन सा ट्रैक जो है ट्रैक 1, हमें ये देखना है कि ट्रैक 1 कहाँ, ये रहा हमारा ट्रैक 1। अब देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है एक तो, और एक यहाँ बनता है, तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है किस ट्रैक से बनता है,
ट्रैक 2 से बनता है, मतलब 1 और 2 जो है ट्रैक ये दोनों परस्पर 90 डिग्री के हैं, लंबवत है। इसी प्रकार 1 और 4 ट्रैक भी ये भी 90 डिग्री का बनता है, मतलब ये भी लंबवत है। मतलब हम ये कहेंगे कि ट्रैक 2 और ट्रैक 4 जो है वो ट्रैक 1 के लंबवत है, इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिखाए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ देखिए हमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार हमें ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 हमें दिया हुआ है, तो 7 आधार है और ऊंचाई है 4, तो सचौक हो गई 28 सेंटीमीटर की घात 2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। फिर आप देखिए यहाँ पर हमें एक और अगला सवाल दिया गया है, वो कह रहा है कि 3 असमान वृत्त दिए गए हैं। नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र P, Q और R हैं। ठीक है, इन केंद्रों को, ये जो वृत्तों के केंद्र हैं, इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, हमने इसको त्रिकोण के रूप में यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछता है, त्रिकोण PQR का सही नाम इनमें से कौन सा है। ठीक है, विषम भुज त्रिकोण, समद्विभुज त्रिकोण, समभुज त्रिकोण या त्रिकोण की भुजाओं का माप जाने बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ देखिए कि त्रिभुज जो है या त्रिकोण है, इसकी भुजाएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही, छोटे वृत्त, फिर उससे बड़ा वृत्त और सबसे बड़ा वृत्त। ठीक है, तो यहाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या अलग है, फिर त्रिज्या अलग है और ये त्रिज्या अलग है। हर जगह त्रिज्याओं की माप अलग अलग है वृत्त की। तो इस प्रकार से जब त्रिज्याओं को छोटा बड़ा साइज को जब जोड़ा गया है, तो ये जो यहाँ पे PQ है, QR, इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं है। जब ये भुजाएं बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि जब भुजाएं बराबर नहीं होती तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर ना हो वो होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर इसकी भाषा ये है कि विषम भुज त्रिकोण, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, लूसी के पास 50 बिस्किट हैं। लूसी के पास 50 बिस्किट हैं। 15 सरिता को, उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दिए। 15 सरिता को दिए, 10 सलीम को दिए, मतलब कुल कितने दे दिए उसने, 25 बिस्किट दे दिए। अब कितने बचे उसके पास, 25 बचे। लूसी के पास पहले की बिस्किट की का कुल कितना % बचा, मतलब 50 थे, उसके आधे दे दिए, आधे बचे मतलब 50% बचे। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला। इस आयत का परिमाप निकालें। आप देख रहे हैं आयत दिया हुआ है 12 और 6। 12 तो लंबाई है और 6 क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित लंबाई यहाँ पे 12 और चौड़ाई 6 दी हुई है, तो 12 और 6 18, और 18 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 36। तो हमारा उत्तर आ जाएगा सी वाला, 36 सेंटीमीटर हमें इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है। संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं किसी 16 से संख्या के आधे को। तो माना वो संख्या पहले तो 1 से है, चलिए मान लीजिए वो संख्या 1 से, तो संख्या का आधा मतलब 100/2, उसमें 16 से गुणा करा हमने। चलिए 16 से गुणा किया, हमें कितना मिलता गुणनफल 136। ऐसा हल कर लेते हैं, तो 2 कट जाएगा 16 से 8 बार, तो 1 से बराबर 136/8 लिख देते हैं। अब 136/8 को हम काटेंगे तो ये कटेगा 8 से 1 बार और ये 7 बार, मतलब 17। उत्तर जाएगा सी वाला। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 27 है, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपये की बख्शीश आपस में बांटी। उन्हें बख्शीश मिली जिन्हें उन्होंने क्या किया, आपस में बांट लिया। टीना को रोमा से 3 गुना मिली, बीना को रोमा से 4 गुना मिली, तो बीना को कितनी मिली, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं रोमा को x मिल रहा है और टीना को क्या मिल रहा है, टीना को रोमा से 3 गुना, मतलब टीना को मिल रहा है 3x। ठीक है, और बीना जो है उसको कितना मिल रहा है, रोमा से 4 गुना, तो मान लेते हैं 4x। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो तीनों को मिलकर के मतलब x जो कि रोमा, 3x मतलब टीना और 4x मतलब बीना, तीनों को मिलाकर कितने 48 रुपये की बख्शीश मिली है। ये आपका हो गया 8x बराबर 48, मतलब x बराबर 48/8 मतलब 6। x बराबर क्या आ गया 6। हमसे पूछा है बीना को कितना मिला और बीना है हमारा 4x है, तो बीना के लिए 4 गुणित 6x, तो ये हो जाएगा 24,
मतलब बिना को जो रुपये मिले वो कितने मिले, 24 रुपये मिले। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 28वां, ABCD एक वर्ग है, 4 वृत्त है, PQRS उनके केंद्र हैं। PQRS आप देख रहे हैं, PQRS केंद्र। एक वर्ग के 4 कोने हैं, प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को भी छू रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहली बात हम ये मान लेते हैं कि चूंकि ये एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, हम मान लेते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ऐसा हम मान लेते हैं कि इसकी जो प्रत्येक भुजा वो कितनी, 4 सेंटीमीटर की। अब अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये जो व्यास होगा ये कितना हो गया, 2 का होगा। मतलब ये त्रिज्या होगी वो 1-1 की, ये भी त्रिज्या 1, ये भी त्रिज्या 1, सब जगह त्रिज्याएँ, जितनी भी जगह वृत्त की त्रिज्याएँ हैं वो कितनी हो गई, 1-1 सेंटीमीटर की हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 और 1 ये 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ये 2, ये दूरी भी 2, और ये दूरी भी कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई, 2-2 सेंटीमीटर की हो गई। अब हम देखें यदि तुलना करें तो बड़े वृत्त, इसको हम PQRS नाम दिया है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालें यहाँ पे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का ABCD का क्षेत्रफल 4 × 4 भुजा की घात 2 मतलब 16 वर्ग सेंटीमीटर, जैसा हमने माना है उसके अनुसार। और PQRS का क्षेत्रफल यदि निकालें तो 2 × 2 मतलब 4 वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इसका जो कथन सत्य कौन सा हो रहा है। तो देखिए PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/2, 1/2 नहीं हो सकता है, यहाँ पे 4 और 16 का डिफरेंस। और PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4, बिल्कुल ये सही आ रहा है। क्या करेंगे, PQRS का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणित ABCD का क्षेत्रफल। देखिए PQRS का 4 है और ये 1/4 गुणित यहाँ 16 से 4 कैंसिल, तो आपका आएगा 4, मतलब 4 बराबर 4। इस चित्र में चिन्हित क्वेश्चन मार्क लगा है, कोण का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज देख पा रहे हैं आप, एक कोण हमारा 30 का है, एक 80 का है। तो सीधा सा है कि ये जो हमारा अंदर का कोण हो जाएगा 80 और 30 110, और कुल होता है कितने का, त्रिभुज का हमारा जो कोण होता है वो होता है 180 का होता है। तो ये हमारे हो गए 110। अब 110 में से हम कम कर देते हैं यहाँ पे 180 में से 110 को, तो हमें मिलेगा 70। मतलब ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 70 का हो गया। अब रेखीय युग्म से ये क्वेश्चन मार्क प्लस 70 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 180 रेखीय युग्म से। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 180 - 70 मतलब हमें मिला 110। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, तो कोण की माप क्या होगी, हम जानते हैं 90। भाई संपूरक कोण मतलब क्या, संपूरक कोण होते हैं 180 के, योग होता है एक कोण प्लस संपूरक। ठीक है, 180। तो अगर मान लो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, और समान है, जब भी समान होंगे और उनका योग किया जाएगा 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि वो 90। समान स्थिति में 180 लाने के लिए यहाँ 90 हमें लिखना होगा। उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब वर्ग का परिमाप हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुणित भुजा। अब 4 गुणित भुजा मतलब 4 गुणित 5 मतलब 20, तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा सी वाला। अब आप एक तालिका देख रहे हैं, इस तालिका में देखिए 3 जो है इसको 1 घात, 9 को 2 घात, 27 को 3 घात, 81 को 4 घात, 243 को 5 घात और 729 को 6 घात के रूप में लिखना है। तो 81 गुणित 729 को 3 के घात के रूप में व्यक्त करके, तो देखिए 81 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 4 गुणित 729 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 6। अब घातांक के नियम से आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, 6 और 4, तो 3 की घात हो गई 10। इस प्रकार हमारा ऑप्शन आ जाएगा पहला, ए वाला। जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। जिस अर्धवृत्त का व्यास क्या है, 7 सेंटीमीटर का परिमाप क्या होगा। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अर्धवृत्त का व्यास जो है हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। भैया अर्धवृत्त का व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप का सूत्र बनाते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई r का आधा और
उसका एक भाग कटा हुआ है, खुला हुआ है, तो इसका सूत्र ये बनेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, मतलब पाई आर में पाई ऐसा कैसा, और आर का मान हमारे पास में 7/2, 7/2 मतलब 3.5 धन 2r, और 2r मतलब वही 7/2 गुणित, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला 3.5 पाई धन 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन से हो जाता है। बरखा ने बैंक में 1,000 रुपये की राशि जमा की। अर्धवार्षिक रूप से 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि 2 साल बाद मिलेगी? भैया यहाँ पे देखें यदि तो ए बराबर, यहाँ पे मूलधन जो है पी बराबर वो है 1000। अर्धवार्षिक रूप से दर हमारी आर बराबर 8%, लेकिन अर्धवार्षिक गणना के लिए दर जो है आधी हो जाती है, हम जानते हैं। ये वार्षिक के लिए और ये अर्धवार्षिक के लिए दर हमारी जो है क्या हो जाती है, आधी। इसी प्रकार समय जो है 2 वर्ष, पूर्ण वर्ष 2, लेकिन अर्धवार्षिक गणना के लिए समय 2 गुना हो जाता है, तो 4 अर्धवर्ष 4, मतलब हमारा आर 4%, एन 4 और 100। देखिए मूलधन ये हमारा ए बराबर P 1 + R/100 की पावर n। अब यहाँ अगर मान रखें तो ए का बराबर जो मान है हो गया, P तो है हमारा 1000 दिख रहा है 1, और R के स्थान पे 4/100। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन किया जाता है, बी वाला सही हो जाएगा। गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/4 किलोग्राम टमाटर बेचे। तो गंगू ने कितने टमाटर बेचे? मेहता को बेचे 1/4, शर्मा को बेचे 2/5। इसको जोड़ देना है, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 और ये 8, 8 5 13, 13/20 किलोग्राम। बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। रोहन ने स्कूल के बाद 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई। 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दी गई है। 4 से 8 बजे का मतलब ये है कि 8 और 4 के बीच में 4 घंटे का समय होता है। इस 4 घंटे के लिए इसने समय सारणी बनाई है। 2 घंटे वो पढ़ाई करता है और 1.5 घंटा वो खेलता है। कुल 4 घंटे का टाइम है, और वो 1.5 घंटा खेलता है, 2 घंटे पढ़ता है, मतलब 3.5 घंटे का उसका ये टाइम हो गया। वो क्या पूछता है? वह बाकी बचे हुए समय में टीवी देखता। चलिए 3.5 घंटे यहाँ पे जो है वो 4 घंटे में से कम कर देते हैं, तो आपके पास में बचा आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट वो क्या करेगा? टीवी देखता है। इस बीच वो क्या करता है? आधे घंटे तक टीवी ही देखता है।